हेलो दोस्तों, मेरा नाम केतन अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये है कि हम कहाँ पे पैसे अपने सेव कर सकते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट या सेविंग में डालना होता है, मंथली डाल सकते हैं कि ईयरली डालना होता है कि वन टाइम डालना होता है और हमें क्या रिटर्न मिल जाता है इस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने से। और दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो सेविंग होता क्या है? पिछले वीडियो में हमने देखा था सेविंग क्या होता है, बट आज मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सेविंग क्या होता है? ऐसा पैसा जो आप अपने इनकम से निकाल कर अलग कर देते हैं और सेव करते हैं सेविंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट में या तो फिर बैंक एफडी अकाउंट में, बट उसको इमीडिएटली स्पेंड नहीं करते हैं। आप इस पैसे को फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रख सकते हैं। फ्यूचर यूज़ कुछ भी हो सकता है, या तो वो प्लान परचेज हो सकता है लाइक जैसे कि घर खरीदना, या तो कुछ इमरजेंसी हो सकता है लाइक मेडिकल इमरजेंसी, और मे बी आपका जॉब लॉस हो सकता है। तो अगर आपका जॉब चला गया है तो आप अपने सेविंग से मंथली एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट का मतलब एक बार हम और समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने इनकम से ऐसा एसेट खरीदना, ऐसा एसेट को एक्वायर करना जो हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके दे, या तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एप्रिसिएट हो जाए, बढ़ जाए। जैसा कि लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग हो गया, या तो फिर एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है, या तो फिर शेयर हो गया, यहाँ पे आपका कैपिटल गेन भी हो सकता है और रेगुलर रिटर्न भी आ सकता है, या तो फिर कोई हायर डिग्री हो गया जिससे कि आपका जॉब ऑप्शंस लाइक करियर ऑप्शंस इंप्रूव हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी से। ये है करण और ये है अभिनव। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है, कॉलेज भी सेम गए और स्ट्रेंजली दोनों का जॉब भी सेम कंपनी में ही लगा। दोनों का जॉब लगभग सेम ही था और उनका पे पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम था। दोनों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और अपना अकाउंट ओपन कराया। करण अपनी लाइफ में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता था, हमेशा सिक्योर फील करना चाहता था। तो उसने बिना रिस्क वाली एफडी बैंक अकाउंट में अपने पैसे डालने का डिसीजन लिया। अभिनव अपनी लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना चाहता था यंग एज में। उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। दोनों ने हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सोचा। तो यहाँ से दोनों अच्छे दोस्त अपने अलग रास्ते में चल पड़े अपने इन्वेस्टमेंट के इस सफर में। तो अभिनव और करण दोनों अपने अपने इन्वेस्टमेंट के रास्ते में बड़ी तेजी और हंसी खुशी आगे बढ़ने लगे। अभिनव इक्विटी म्यूचुअल फंड के रास्ते जो थोड़ा सा रिस्की था, एंड करण अपने एफडी बैंक अकाउंट के रास्ते जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था। फिर एक सुबह 2008 में हुआ एक बड़ा धमाका। आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस और मेजर बैंक हो गए बैंकरप्ट। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अभिनव का इन्वेस्टमेंट आधा से भी कम हो गया था और करण का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी भी ऊपर जा रहा था। करण अब अभिनव को टीज करने लगा था, उसे चिढ़ाने लगा था और कहने लगा तो ये हाई रिटर्न का चक्कर छोड़ दे, बचे हुए पैसे निकाल ले, और ये लालच बहुत बुरी बला है। मगर अभिनव सूझबूझ के साथ धीरज रखते हुए अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के रास्ते में आगे बढ़ने का फैसला लिया, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को समझते थे और रिस्क लेने के लिए तैयार थे अपने इस यंग एज में। तो अब हालत कुछ ऐसा है 2021 में कि करण का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50 लाख में है और अभिनव का वैल्यू 2 करोड़ में है। तो अब अभिनव करण के मुकाबले 4x लाइफ जीता है और करण के पास अब पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं। अब अभिनव करण को कहता है कि हर एक लालच बुरी नहीं होती, तुम्हें लाइफ में सिक्योर फील करने का लालच था और मुझे बड़ा बनने का। तो पिछले कहानी में हमने ये देखा कि कैसे अभिनव और करण के फाइनेंशियल कंडीशंस में इतने मेजर डिफरेंस आ गए थे। अभिनव जो है थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता था और इन्वेस्टमेंट किया, और करण बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता, सिक्योर फील करना चाहता था और उसने अपने बैंक एफडी में पैसा डाला। और उनके लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, जबकि दोनों सेम जॉब करते थे और दोनों अपने जॉब से लगभग सेम पैसे कमाते थे। दोनों ने सेम ही पैसे डाले थे हर साल 1 लाख रुपए 20 साल तक। तो चलिए अब इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कितना क्या फ़र्क होता है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सेविंग करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कि या तो फिर आपको दोनों ही करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली सेविंग किया जाता है अनसर्टन इवेंट के लिए, लाइक मेडिकल इमरजेंसी,
या किसी प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए, लाइक बिल्डिंग खरीदना, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, कुछ भी हो सकता है। दूसरे साइड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किया जाता है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए फ्यूचर में, या तो फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए। आप चाहते एक बड़ा सा कैश कॉर्पस हो आपके पास, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि सेविंग। सेविंग में भी होगा पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत कॉस्टली होता है वो। सेविंग रिस्क फ्री होता है काफ़ी, या तो फिर काफ़ी कम रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, जहाँ की इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिना रिस्क का कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होता है, और रिस्क वेरी करता है बेस्ड ऑन आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में और आपकी स्ट्रैटेजी में। सेविंग में रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है, कभी कभी इतना कम होता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी काफ़ी नहीं होता है और आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है एंड उस वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हो, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। रेट ऑफ रिटर्न सेविंग प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट हमेशा फिक्स होते हैं, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कभी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा वेरी करता है आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन में और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में। लाइक कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर ईयर में आपको 5% का रिटर्न आ जाए, कभी हो सकता है कि 25% का भी रिटर्न आ जाए, तो कभी 20% का रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पे कभी फिक्स कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है। अगर आपने 20 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है तो 20 साल का एवरेज लिया जाएगा। तो सेविंग में अल्टीमेट गोल होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप अपने लाइफ में सिक्योर फील करना चाहते हैं, इसलिए आप सेविंग करते हो, ताकि कभी पैसे की ज़रूरत हो तो आप इमीडिएटली उसको वहाँ से पुल आउट करके यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट में आपका जो गोल होता है वो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है। आप चाहते हैं आपका पैसे का वैल्यू बढ़े और जल्दी से जल्दी बढ़े और रिस्क भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो होता है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए बॉदर नहीं करो, सिक्योरिटी के लिए आपको सेविंग्स करना है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप सेविंग प्रोडक्ट में डालोगे पैसा और सोचोगे कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए जल्दी, तो फिर आप करंट की तरह लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे फाइनेंशियली। सेविंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दोनों होता है। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना है या तो शॉर्ट टर्म के लिए भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आज किसी से सेविंग बैंक अकाउंट में आज सुबह पैसा डालो, कल शाम को भी निकाल लो, या तो आज ही शाम को भी निकाल सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। अगर आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए डाले हो, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में 3 महीने के बाद अगर आप पैसे निकालने का कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको कुछ लॉस सहना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था आपको वो वैल्यू भी ना मिले, ऐसा होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं सेविंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम कहाँ कहाँ अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो सेविंग के लिए ये सब काफ़ी पॉपुलर है, वो यही है सेविंग बैंक अकाउंट। ये आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जो आप जहाँ पे आपको सैलरी आता हो, या तो खुद जाके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको ATM कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक भी होता है। रेकरिंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको रेगुलर कुछ पैसे डालना होता है, मंथली होता है कि आप मंथली फिक्स कर लेते हैं, हर महीना 3000 डालोगे या 5000 डालोगे, ऐसा कुछ होता है। फिक्स डिपॉजिट, आप वन टाइम डिपॉजिट करते लमसम बड़ा अमाउंट लाइक 10,000, 5,000 या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपको कंफर्टेबल डाल सकते हैं वन टाइम, और आपको इसमें ईयर टू ईयर इंटरेस्ट इसमें एक्यूमुलेट होता जाता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सिमिलर टू सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू, दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेविंग प्रोडक्ट्स ही है बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा। ब्लू में जो अभी है डेब्ट म्यूचुअल फंड, वो एक सेविंग प्रोडक्ट है बट लिक्विडिटी कम होता है। नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब आपके सेविंग प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ग्रीन सेविंग प्रोडक्ट एंड ब्लू वाले सेविंग प्रोडक्ट्स में? ग्रीन वाले जो है वो हाईली लिक्विड है कंपेयर टू ब्लू वाले। लिक्विड मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कितने जल्दी वो पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं, या कहीं पे भी आपने रखा है उससे कितना जल्दी आप उसे निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो ग्रीन वाले की लिक्विडिटी बहुत हाई है, ब्लू वाले की लिक्विडिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको सिक्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में निकालना है तो आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। और ये जो ब्लू वाले सेविंग प्रोडक्ट्स हैं लास्ट के 4, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो एज में थोड़े बड़े हैं, लाइक जो 40 पार कर चुके हैं, 45 ईयर्स के हैं, उन लोग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकता है। मगर यंग लोग इससे दूर रहें, यंग लोग सिर्फ स्टार्टिंग में जो 4 है उसमें उसी में पैसे रखें, बाकी के पैसे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डालें, क्योंकि आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी अफोर्ड कर सकते हो। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आप इस तरह से पैसे डाल सकते हो। सपोज ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पे आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे ही डाल सकते हो। कब सपोज आपने जैन में 6000 डाल दिया, फेब में 3000 डाल दिया, मार्च में अगेन आपने 9000 डाल दिया, अप्रैल में आपने 2 बार डाल दिया 4500, 3000, मई में आपने डाला ही नहीं, एंड अगेन जून में 7500 डाल दिया। और यहाँ पे लगभग 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में। तो आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं, आपको नहीं बोले कि हर महीने आपको इतने पैसे डालने ही है, आप जितना मन हो, जितना कंफर्टेबल हो उतना आप डाल सकते हो, एकदम फ्रीडम है आपको यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है
रिकरिंग बैंक डिपॉजिट। तो यहाँ पे आप पहले वाला चार्ट को देखें, ठीक है, सेकंड वाला को इग्नोर करें, फर्स्ट में देखिए। यहाँ पे अभी आपको कैसे पे करना है कि आप एक अमाउंट चूज करते हो जो आप मंथली पे करने के लिए कंफर्टेबल हो अपने सैलरी के हिसाब से। वो 3,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, या तो 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी, 50,000, 1,00,000, जितना आप कंफर्टेबल हो। एक अमाउंट फिक्स कीजिए और बैंक में जाके ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लीजिए, या तो फिर ऑनलाइन बैंकिंग से भी हो जाता है। तो जन में सपोज 6,000 कट गया, अगेन फेब में 6,000, मार्च में 6,000, अप्रैल में, हर महीना आपके अकाउंट इस तरह से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होता रहेगा, आपको बार बार पे नहीं करना है। और आप सपोज आपने 2-3 महीना 6,000 से स्टार्ट किया, 2-3 महीना आपने डाला, उसके बाद आपको लगा कि मैं और भी ज़्यादा पैसा डाल सकता हूँ, तो आप एक और रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। सपोज 2,000 का और आपने खोल लिया, यहाँ पे हर महीना आपने 2,000 और डालना स्टार्ट कर दिया, तो मंथली आपका 8,000 होंगे टोटल। और ये जो भी पैसा होता है, जब इसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो ये फिर बैंक से आपको ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट से। यहाँ पे अराउंड 5% आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको बैंक को एक कमिटमेंट दे रहे हो कि मैं हर महीना इतना पैसा तो आपको दूंगा, तो इसलिए बैंक आपको थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। उसके बाद होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में कैसा होता है कि आप एक अमाउंट जो भी कंफर्टेबल, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, या तो 50,000 भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है, जो भी अमाउंट हो आप एक बार डिपॉजिट करोगे अकाउंट में लमसम में। आपने सपोज 1,00,000 रुपया डाला 2021 में, तो आप नेक्स्ट भी डाल सकते हो। ये एग्जांपल मैं ईयरली यूज़ किया हूँ कि ये बंदा किसी पर्टिकुलर ईयर में इसने 1,00,000 डाला, फिर 1,50,000 डाला, 1,80,000 डाला, 2,50,000 डाला, 3,00,000 डाला, 3,50,000 डाला। ईयर में आप मल्टीपल टाइम भी डाल सकते हो, बट नॉर्मली इतना पैसा नहीं होगा कि आप एक महीना भी 1,00,000 डाल दो, अगले महीना भी डाल दोगे, ऐसा सबके लिए पॉसिबल तो होता नहीं है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा, रिकरिंग से भी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपको जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वो FD में ही मिलता है, क्लोज टू 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप पहले पैसा बैंक को दे रहे हो, बैंक आपका 1 साल तक पैसे को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पे 2 तरीके से पैसा डाल सकते हो। सेम एक SIP, आपने सुना होगा SIP इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, ये रिकरिंग में आप जैसे डिपॉजिट कर रहे थे ना, कि आप मंथली एक अमाउंट चूज़ किए, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी है, और को डिपॉजिट कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे होता है म्यूचुअल फंड में भी। जैन में 6,000 कटा, फेब में 6,000, मार्च में 6,000, एवरी मंथ ऐसे 6,000 कटते हैं, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, ये FD की तरह है, जो आप वन टाइम एक बार दे दिए, फिर आप वेट किया 1 साल, अगले साल आपको फिर देना है तो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिया, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको देना ही है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसा आप डाल सकते हो लमसम, लाइक 50,000 भी डाल सकते हो, 2,000 भी डाल सकते हो, जैसा आपको डालना डाल सकते हो, तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसा आप कंफर्टेबल हो। SIP में क्या होता है कि थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, आप अपने खर्चे में भी कंट्रोल करते हो कि आपको पता है कि इतना तुम्हें को डालना ही डालना है, तो आप कंट्रोल करते हो वहाँ पे। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 8 to 11% के ऊपर वेरी कर सकता है, और ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लाइक बहुत ना के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका पैसे लगेंगे, कोई एक कंपनी नहीं है वहाँ पर। अब उसमें से कोई एक कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बहुत कम चांस होता है, हो सकता है, तो वही रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट हमने जैसे पहला समझा था, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, बट थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो इन्वेस्टमेंट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो ये मेजर हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऊपर रख के आप देख सकते हैं 5 ग्रीन में है और नीचे के 4 ब्लू में है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ग्रीन वाला थोड़ा हाई रिस्क है एंड हाई रिटर्न देता है, एंड ब्लू वाला कंपेरेटिवली लेस रिस्क है एंड लेस रिटर्न है। तो ब्लू वाला अगेन यहाँ पे फिट होता है जो एज में बड़े हों, 40-45 प्लस वाले लोग को ब्लू में पैसा डालना चाहिए, एंड जो ग्रीन वाले हैं इसमें यंग इन्वेस्टर्स को पैसा डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े एज वाले ग्रीन में पैसा नहीं डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा पैसे को डिवाइड कर लें दोनों के बीच में, तो उससे क्या होता है कि लाइफ थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है आपके लिए, क्योंकि आपके रिटायरमेंट आपके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कंपेयर टू यंग इन्वेस्टर्स के, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा दोनों के बीच में। तो समझते हैं डायरेक्ट इक्विटी क्या होता है। डायरेक्ट इक्विटी कुछ नहीं, आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है सेकेंडरी मार्केट, वहाँ पे आपको कंपनीज के शेयर मिलते हैं, लाइक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या तो फिर HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, बहुत सारे कंपनी लिस्टेड होते हैं। वहाँ से आप अपने एक अकाउंट खोल के वहाँ से आप परचेज कर सकते हो शेयर्स कंपनी के, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इक्विटी। अगला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी डायरेक्ट इक्विटी के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, मतलब एक AMC होती है, फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो कि आपको सब सर्विस प्रोवाइड करके पोर्टफोलियो उनके पास बना हुआ रहेगा, लेकिन एक रेडीमेड पोर्टफोलियो होता है। आप उस पोर्टफोलियो में हर महीने कुछ पैसा डालते हो या लमसम एक वन टाइम पैसा डालते हो, एंड बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आपको रिटर्न मिलता है। ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा चलता है मार्केट में।
दूसरा है गोल्ड। आप गोल्ड कैसे भी खरीद सकते हो, रियल या इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक खरीदना थोड़ा चीप होता है क्योंकि आप उसको जल्दी सेल कर सकते हो, उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं होता है, अननेसेसरी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदना बेटर है कंपेयर टू रियल गोल्ड। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है रियल एस्टेट। आपको पता होगा लैंड बिल्डिंग आप कुछ भी खरीद सकते हो, उसको रेंट में लगा सकते हो या तो फिर उसका वैल्यू बढ़ने से फ्यूचर में सेल भी कर सकते हो। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसीज, लाइक आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन सुना हो, तो ऐसा क्रिप्टो करेंसी है, बट ये थोड़ा सा इंडिया में बहुत ग्रे मार्केट है, लाइक बहुत रिस्की है, मोर लाइक गैम्बलिंग है अभी इंडिया में। ये हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाए और हो सकता है कि एकदम ही गिर जाए, लाइक क्लोज टू ज़ीरो हो जाए। तो वैसा है सिचुएशन है, बहुत अनस्टेबल मार्केट है। दूसरा, इंडिया में अभी तक कोई भी एक्सचेंज किसी पर्टिकुलर अच्छे रेगुलेशंस के अंदर नहीं आते, किसी लाइक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर नहीं आते। कोई भी क्रिप्टो में इंडिया में डील कर रहा है, लाइक सेबी के अंडर नहीं आता, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे वो, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है। लेकिन अगेन रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा मिला है जो भी पैसा डाला है। तो ये आपके ऊपर है टोटली। नीचे के 4 अपने नॉर्मल है, डेट म्यूचुअल फंड, लाइक इक्विटी की तरह ही है, बट लेकिन यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रहता है। नेशनल पेंशन स्कीम आपको पता होगा, ये सब कंपनीज के थ्रू अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे ये सब आपको मिलता ही है। तो थोड़े से सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं पैसे डालने के लिए, बट यंग इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा, हमेशा आप ये बात ज़रूर याद रखें कि आप इन्वेस्टमेंट में अगर जब भी आप पैसा डालते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा लॉक हो गया है और लिक्विडिटी नहीं, या पैसे को निकाल नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप आज पैसे डाल के 10 दिन के बाद भी निकाल सकते हो, 1 महीने के बाद भी निकाल सकते हो। ऐसा कहीं आपका पैसा लॉक नहीं होता किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, अनलेस कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे लॉक होते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसे लॉक नहीं होते। बट उसको इसलिए बोलते हैं कि पैसे निकालना नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि क्या होता है कि सपोज आपने 1 लाख रुपये डाला था और हो सकता है 2 महीने या 3 महीने बाद उसका वैल्यू 85,000 हो, और इमरजेंसी में आपको अगर वो पैसे निकालने पड़ गए तो आपको अननेसेसरी वो 10,000, 15,000 या 20,000 का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालने के लिए, या तो ऐसे पैसे ना डालें जो कि आपको शॉर्ट टर्म में निकालना पड़े। तो डायरेक्ट इक्विटी में आप इस प्रकार पैसे डाल सकते हैं, सेम सेविंग की तरह इसमें भी है, लाइक कोई कमिटमेंट नहीं है, आपको जितना कंफर्टेबल आप उतना डाल सकते हैं। आप 500 रुपये भी डाल सकते हैं, 100 रुपये भी डाल सकते हैं, और लाखों रुपए भी डाल सकते हैं, करोड़ों रुपए भी डाल सकते हैं। आप जितना डाल सकते हो और कभी भी डाल सकते हो, लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला तो इतने दिन रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आज डालिए, कल डालिए, 10 साल के बाद डालिए, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो अमाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम में फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कंफर्टेबल के ऊपर है वो। तो सपोज इस एग्जांपल में मैंने यूज़ किया 6,000 रुपये डाला पहले, फिर 3,000, फिर 9,000, फिर 4,500, मई में कुछ डाला ही नहीं, फिर जून में 7,500। रिटर्न आपको आ सकता है लाइक 18%, 24%, नॉर्मली इतना आ जाता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है नेगेटिव भी जा सकता है, या तो हो सकता है 10% आ जाए, या तो एफडी के आसपास आ जाए, या तो बहुत वो है, लाइक कुछ बोल नहीं सकते। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करोगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो इस रेंज में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हो सकता है 18 to 24% के बीच में, हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो। नेक्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसे कि हमने पहले देखा था डेट म्यूचुअल फंड, वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। इसमें इक्विटी शेयर्स में आपका पैसे इन्वेस्ट होते हैं कंपनी के द्वारा, आपको डायरेक्टली नहीं करते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो आपके फंड्स को मैनेज करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज रिसर्च। तो यहाँ पे भी कोई कमिटमेंट नहीं, आपके पास 2 मोड है, SIP मोड या तो लमसम मोड। ये SIP मोड है, ये लमसम मोड है। SIP मोड में आपको एक कमिटमेंट होता है कि मंथली मैं इतना रुपया डालूंगा, वो पैसे आप चूज़ कर सकते हो। 500 से स्टार्ट होता है, जितने आप कंफर्टेबल हो उतना कमिटमेंट आप दे सकते हो मंथली इन्वेस्टमेंट का, ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है लमसम में भी आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, 5,000 से ये भी स्टार्ट होता है। आप कभी भी जितना भी आपको मन हो उतना पैसा डाल सकते हो, कोई कमिटमेंट नहीं है। एग्जांपल मैंने यूज़ किया है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने, किसी ने 1 लाख डाला, 1.5 लाख डाला, 1,80,000 डाला, 2.5 लाख डाला, 3 लाख डाला, 3.5 लाख डाला, ऐसा। तो आपके ऊपर आप कितना डालना चाहते हो डाल सकते हो। इसमें भी रिटर्न आपको 13 to 22% के बीच में कुछ भी आ सकता है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगेन बेस्ड ऑन टोटली मार्केट कंडीशंस के ऊपर है। अब ये गोल्ड का है, गोल्ड में भी आप कैसे भी डाल सकते हो, बहुत सारे मंथली स्कीम्स भी होते हैं, सेम SIP हो सकते हैं, लमसम। आपको पता होगा गोल्ड कैसे खरीदते हैं, इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। तो गोल्ड का ये एवरेज रिटर्न है, अगर आप देखोगे
2016-17 से अगर लेके अभी तक का रिटर्न जो गोल्ड में आया है 16% का एवरेज रिटर्न है गोल्ड में लास्ट 4 ईयर्स में। ये रियल स्टेट का है। रियल स्टेट में भी आपको थोड़ा महंगा होता है, सबके लिए इन्वेस्ट करना यहाँ पे ईजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैरियर है। क्या बैरियर है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, लाइक हो सकता है 50 लाख 60 लाख करोड़ों में, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वैसे यूज़ किया हूँ। अब यहाँ पे भी जो रिटर्न है, यहाँ पिछले 10 साल का इंडिया में एवरेज रिटर्न जो रियल एस्टेट से आया है वो 11.6% आया है। तो इंडिया में थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कोविड और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोगों का पावर काफ़ी कम हो गया है, परचेजिंग पावर, बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं काफ़ी। तो यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला है रियल एस्टेट में। तो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है ये सब चीज़ में। क्रिप्टो में भी आप अगेन कैसे भी पैसे डाल सकते हो, आप कंफर्टेबल हो, जैसे मंथली डालना है, लमसम डालना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। 2020-21 एक साल में क्रिप्टो ने 800% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे टोटली गैम्बलिंग है, हो सकता है रातों रात बहुत अमीर बन जाओ, कुछ भी हो सकता है, एक साल में बहुत अमीर बन सकते हो, बट अगेन टोटली गैम्बलिंग है। अगर इसमें आपको पैसे डालने हैं तो ऐसे ही पैसे डालो जो कि आप टोटली लूज भी कर दो तो आपको लाइफ में कोई फ़र्क ना पड़े। अगर फ़र्क पड़ता उस पैसे से तो उसको इस प्रोडक्ट में ना डालें, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो धन्यवाद मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी लर्निंग वीडियो फ्यूचर में देख सकें। बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको अपडेट मिल जाए। अब मेरी अगली वीडियो आने वाली है कि हमें कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें क्या रिस्क होता है और रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।